उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच। कांग्रेस ने किया बेरोजगार संघ सचिवालय कूच। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर प्रदर्शन। जल संस्थान के संविदा कर्मियों का एरियर 11 माह से लटका। 30 नवंबर तक भुगतान नहीं होने पर बेबुनियादी हड़ताल की चेतावनी। डीजीपी पद से अवमुक्त होकर अभिनव कुमार को जेल विभाग की जिम्मेदारी। 2 और आईपीएस के हुए ट्रांसफर। चीन सीमा से सटे जदुंग गांव में 10 करोड़ से बनेगा मेला स्थल। पहले चरण में 6 होम स्टे तैयार। उत्तराखंड में 206 सदा नीरा नदियों और गदेरे सूखने के कगार पर। 5428 जल स्रोतों पर भी मंडरा रहा खतरा। जल स्रोतों पर मंडरा रहा है खतरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविनाश। और अब खबर उत्तराखंड में बढ़ेंगे खबरों की और उससे पहले चलेंगे सीधा दिल्ली, जहां अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टिकटें मिल गई, कोई मंत्री बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, कोई एमएलए बन गया, कोई काउंसलर बन गया, लेकिन बहुत सारे लोग तो कुछ नहीं बने। वो लोग तो फिर भी आम आदमी पार्टी के लिए काम करते रहे। क्यों करते रहे? कहां से आया ये जुनून? एक बहुत बड़े नेता है हमारे देश के, वो कह रहे थे ये केजरीवाल पता नहीं क्या खिलाता है अपने कार्यकर्ताओं को कि वो जुनूनी रूप से काम करते हैं। हम कुछ खिलाते नहीं हैं, हम केवल देशभक्ति की भावना भरते हैं लोगों के अंदर। जब एक आम आदमी, एक आम वॉलंटियर आम आदमी पार्टी के लिए काम करता है तो वो ये सोच के काम नहीं करता कि मैं आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूं। वो ये सोच के काम नहीं करता कि मेरे को किसी को मुख्यमंत्री बनाना या मंत्री बनाना या आम आदमी पार्टी को सत्ता में, वो ये सोच के काम करता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूं। देशभक्ति की भावना से काम करता है वो। और जब आदमी देशभक्ति की भावना से काम करता है फिर वो तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने के लिए काम करता है। इसीलिए हम तो अपने कार्यकर्ताओं को कुछ दे नहीं सकते। दूसरी पार्टी वाले तो मेरे को पता चला कि वो तो पैसे भी देते हैं, तनख्वाह भी देते हैं, बड़ी बड़ी फौज उन्होंने। हम तो किसी को कुछ नहीं देते। हम तो यही कहते हैं भाई आप ही के बच्चे हैं, आप ही का देश है, अपना ही देश है, सबका देश है। अगर आम आदमी पार्टी के लिए काम करोगे तो और ज्यादा तरक्की होगी देश की, नहीं तो फिर जो ढांचा चल रहा है, ढर्रा चल रहा है, वो ढर्रा चलता रहेगा। और इस दौरान पिछले 12 साल में हर 6 महीने में ये एक बार आम आदमी पार्टी की श्रद्धांजलि तो कर ही देते हैं। ऑबिचुरी कहते हैं अंग्रेजी में कि भाई हाँ अब तो खत्म होने वाली है आम आदमी पार्टी, बस आखिरी दिन आ गए, वेंटिलेटर पे आम आदमी पार्टी, अब बस जाने वाली है आम आदमी पार्टी। मेरे को याद है सबसे पहली ऑबिचुरी लिखी गई थी 14 मई 2014 को। उस दौरान मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मैंने किसी इंटरव्यू वगैरह में कह दिया था कि मैं अमित शाह जी के साथ वाद विवाद करने के लिए, डिबेट करने के लिए तैयार हूं। 14 मई 2014 को अमित शाह जी ने एक टीवी चैनल के डिबेट में कहा था कि 16 मई 2014 के बाद अगर केजरीवाल राजनीति में रहा तो मैं पक्का उनसे डिबेट करूंगा। मैं हूं राजनीति में, आज भी हूं। हर 6 महीने के बाद इन्होंने हमारी श्रद्धांजलि करी है। अभी भी पिछले साल 1.5 साल से पहले मनीष जी गए, सतिंदर जैन गए जेल, संजय सिंह गए, धीरे धीरे मैं गया। उन्होंने कहा अब तो खत्म हो गई आम आदमी पार्टी, अब तो बिखर गई आम आदमी पार्टी। अभी भी है, देखो सारी आम आदमी पार्टी है, अभी आम आदमी पार्टी अभी गई नहीं है आम आदमी पार्टी। उनका मॉडल ऑफ गवर्नेंस क्या है? आज उनके मॉडल ऑफ गवर्नेंस का एक झलक आपको देखने को मिलेगी। आज शाम को इनके कुछ नेता झुग्गियों के अंदर रहने के लिए जा रहे हैं। जैसे आप लोग जाते हो ना एक दिन के लिए छुट्टी लेके, कभी गोवा जाते हो, कभी मन बहलाने के लिए झुग्गी टूरिज्म कहते हैं। कोई कह रहा था झुग्गी टूरिज्म है। एक रात गरीबों के साथ बिता के
आप उनकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। मैं इनकम टैक्स में कमिश्नर होता था, मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़ी और 2000 से 2010 तक मैं दिल्ली की झुग्गियों के अंदर जाके रहा था। अगर रहना है, अगर हिम्मत है तो थोड़े दिन 3-4 महीने वहां पे झुग्गियों में उनके साथ रह के देखो किस अवस्था में जीते हैं वो लोग। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों से यही कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके झुग्गियों में आके रहने वाले हैं उनसे सावधान रहना। यही लोग 1 साल के बाद आपकी उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए आएंगे। ये उसी जिस झुग्गी में आज ये रहेंगे उसी झुग्गी को तोड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए 1 साल बाद ये बुलडोजर लेके आएंगे। पिछले 6-7 साल में कई जगह इन्होंने झुग्गी तोड़ने की कोशिश की। कई जगह हमारी सरकार ने, हमने कई अपने पावर का इस्तेमाल करके उनको तोड़ने से रोका। मकान बनाना दिल्ली में बड़ा मुश्किल है। उनको एक झुग्गी के अंदर बेचारा आदमी रह रहा है, किसी तरह से 2 वक्त की रोटी खा के अपने बच्चों के साथ रह रहा है। अगर उसके पास पैसे होते तो वो भी बड़े बड़े महल ले लेता। उसके पास पैसे ही तो नहीं है, गरीबी तो आदमी है और उसकी झुग्गियां तोड़ देते हैं ये लोग। तो मैं उनसे झुग्गी के लोगों को कहना चाहता हूं कि जो लोग आज आपके पास आ रहे हैं रहने के लिए, 1 साल के बाद ये आपके बच्चों को सड़क के ऊपर तड़पता हुआ छोड़ देंगे। आपके बच्चों को स्कूल के लिए तड़पा देंगे ये लोग। कई झुग्गियां हमने बचाई, कुछ झुग्गियां नहीं भी बचा पाए कुछ साल के अंदर, जहां झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ दी। तो इन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, जो आज झुग्गी टूरिज्म दिखाने के लिए झुग्गियों के अंदर आज 1 दिन रहने के लिए आ रहे हैं। जैसा मैंने कहा, और 6 महीने के अंदर हमारी श्रद्धांजलि लिख दी जाती है कि अब तो गए, अब तो हार गए। तो एक पत्रकार मिला अभी 3-4 दिन पहले, बोला केजरीवाल जी वैसे हवा तो यही है दिल्ली में कि आप लोगों की सरकार आ रही है, 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो सकती हैं, हो जाएं। यही चल रहा है ना दिल्ली में आजकल कि 2-4 सीटें ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन सरकार तो। पर कहता है लेकिन मान लो केजरीवाल जी अगर आप हार गए तो आपका क्या होगा। मैंने कहा दोस्त, मेरे को इस बात की चिंता नहीं है कि मैं हार गया तो मेरा क्या होगा। मेरे को चिंता इस बात की, अगर मैं हार गया तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख बच्चों का क्या होगा। दिल्ली के जैसे स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। बड़ी मुश्किल से 10 साल के अंदर इतना अच्छा शिक्षा का इंतजाम किया है। अगर हमारी सरकार चली गई तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या होगा, जिन्होंने एक उम्मीद देखी है कि मेरा भी बच्चा अब डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनेगा। मेरी चिंता इस बात की नहीं है कि मेरा क्या होगा। मैं यहां सत्ता के लिए नहीं आया, हम सत्ता के लिए, ना आम आदमी पार्टी में कोई सत्ता के लिए आया। हमारी चिंता इस बात की है कि दिल्ली में आज जब कोई किसी गरीब के घर में कोई बीमार होता है, उसे तकलीफ तो होती है बीमार घर में कोई हो, लेकिन उसे पैसे की चिंता नहीं करनी, क्योंकि उसे सरकारी अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज मिलता है। उन सब लोगों का क्या होगा जिनके घर में कोई इलाज, कोई बीमार होगा। उन सब लोगों का क्या होगा। दिल्ली में पहले 8 से 10 घंटे के पावर कट लगते थे बिजली के। अगर हमारी सरकार चली गई तो दिल्ली के अंदर फिर से 8-8, 10-10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे। हमारे देश की राजधानी का क्या होगा, 2 करोड़ लोगों का क्या होगा। आज आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर एक उम्मीद पैदा की है। पहले उम्मीद खत्म हो गई थी लोगों को कि सरकार कुछ करेगी, बस एक बार इससे नाराज होते थे उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे। उस उम्मीद का क्या होगा जो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर जगाई है। केजरीवाल जीते हारे ये छोटी बात है। केजरीवाल यहाँ पे सत्ता के लिए नहीं आया, सीएम बनने नहीं आया। 2 बार सीएम की कुर्सी पे लात मारी है बिना किसी दबाव के अंदर। आज हमारा संविधान दिवस है। इस मौके पे मैं आप सब लोगों को, आम आदमी पार्टी के लोगों को एक अच्छी बधाई देना चाहता हूं कि एमसीडी में हमारी सरकार बने अभी 2 ही साल हुए हैं। 2 साल के अंदर हमने 2 बड़े काम कर दिए। एक, पहले हमारी सरकार बनने के पहले 12 महीने सफाई कर्मचारी केवल अपनी तनख्वाह लेने के लिए हड़ताल पे रहते थे। 12 महीने हड़ताल पे रहते थे, तनख्वाह नहीं मिलती थी। जब से हमारी सरकार बनी है, एक दिन भी कोई सफाई कर्मचारी को हड़ताल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी।
हर महीने के पहले हफ्ते में सबकी तनख्वाह उनके अकाउंट में चली जाती है, और दिवाली के टाइम तो दिवाली से पहले अगले महीने की तनख्वाह और बोनस उनके अकाउंट में चला गया था। दूसरा, 8,500 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को हमने पक्का कर दिया। सफाई कर्मचारी हमारे समाज के एक तरह से गरीब तबके से आते हैं। इस मौके पे मैं सभी एमएलए से और काउंसलर से अपील करना चाहता हूं कि अपने अपने क्षेत्र के जितने सफाई कर्मचारी हैं, उन सफाई कर्मचारियों को काफी है तो हो सकता है 3 बार 4 बार में करना पड़े, अपने अपने घर पे चाय पे या खाने पे जरूर बुलाएं उनका सम्मान करने के लिए। ये बड़े बड़े नेता गरीबों के घर तो जाते हैं खाना खाने, अपने घर कोई नहीं बुलाता। आप अपने घर बुलाइए, उनका सम्मान कीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। तो जितने कल मेरे इलाके में जितने सफाई कर्मचारी रहते हैं, कल मैं उनको अपने घर पे बुला रहा हूं चाय के ऊपर, और परसों से सभी एमएलएज अपने अपने घर पे 100 50 के जो उसमें ग्रुप में सभी कर्मचारियों को 3-4 बार करके उनको बुलाएं, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं, उनके बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करें। और काम तो चलता रहता है, थोड़े क्षण हंसी खेल के उन लोगों के साथ भी उनका सम्मान करें। आज सब लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर से एक बार इस सभी देशवासियों को आम आदमी पार्टी के स्थापना दिवस की और संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस देश के लाखों लोग देश के लिए कुछ करना चाहते थे, मैं भी उनमें से एक था, पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे करे, कहां जाए। आपने जो दिशा दिखाई, उस दिशा को पकड़े, सारे लोग मिलजुल कर इस पार्टी को बनाए, और आपको ये यकीन दिलाते हैं कि आने वाले चुनाव में भी जी जान लगाकर और आप सुन रहे थे अरविंद केजरीवाल को। और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर आपको जसपुर से बता रहे, जहां बीएसबी इंटर कॉलेज के पास पलटी कार और खबर आपको जसपुर से बता रहे, जहां कार सवार 3 युवकों की मौत हुई है और 2 घायल। मौके पर जगदीश टकरियाल पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और शाहरुख आमिर और खालिद जसपुर के निवासी थे। तो बड़ी जानकारी आपको जसपुर से बता रहे, जहां बीएसबी इंटर कॉलेज के पास कार पलटी है और ये बड़ा हादसा हुआ है और कार सवार 3 युवकों की मौत भी हो गई और 2 घायल बताए जा रहे हैं। और मौके पर जगदीश ढकरियाल पुलिस फोर्स के साथ भी पहुंचे और शाहरुख आमिर और खालिद जसपुर के निवासी थे। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने सचिवालय कूच किया। तो वहीं इसी को लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर डबल इंजन की सरकार आई तो करोड़ बेरोजगार युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज यहाँ का युवा पूछ रहा है हमारा रोजगार कहाँ है। रोजगार को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है।
देखिए, सरकार को बेरोजगारों की बिल्कुल चिंता नहीं है। इन्हीं का नारा था इनके प्रधानमंत्री जी का, अगर डबल इंजन की सरकार आई, देश के अंदर बीजेपी की सरकार आई, तो हम 2 करोड़ बेरोजगार युवकों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज यहाँ का युवा पूछ रहा है, कहाँ है हमारा रोजगार? हमने जो उत्तराखंड बनाया था, किस लिए बनाया था? कि हमको रोजगार ना मिले, यहाँ से पलायन बढ़ता रहे। सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। बेरोजगारी का आप आलम देखिए, पिथौरागढ़ के अंदर किस प्रकार से जो भर्ती हुई थी आर्मी की, उसमें किस प्रकार भगदड़ मची, कई लोग उसमें चोटिल हुए, प्रशासन व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुआ। आज अपनी मांगों को लेकर अगर बेरोजगार कोई धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, तो उनके ऊपर आप लाठी बरसा रहे हैं, उनके खिलाफ आप मुकदमे लगा दे रहे हैं। कि किस प्रकार की कानून व्यवस्था प्रदेश के अंदर चल रही है। सरकार बेरोजगारों के प्रति बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वो नहीं चाहते हैं यहाँ के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिले, इसलिए यहाँ से पलायन भी मिल रहा है, पलायन भी हो रहा है, और यहाँ के जो बेरोजगार हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, और रोजगार की इनको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। रुक करते हैं अगली खबर का। रामनगर ग्राम पूछड़ी में बिजली कनेक्शन काटे जाने के खिलाफ संयुक्त संघर्ष समिति ने विद्युत उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन कर तत्काल बिजली कनेक्शन जोड़ने की मांग की तथा अधिशासी अभियंता को ज्ञापन देकर कनेक्शन काटने में शामिल अधिकारियों व कर्मचारियों को न्यायालय की अवमानना व कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी। उपखंड कार्यालय पर आयोजित धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विगत 13 नवंबर को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने का आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए तथा न्यायिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, परंतु वन व विद्युत प्रशासन ने बगैर कानूनी प्रक्रिया का पालन किए लोगों के कनेक्शन काट कर उनके घरों में अंधेरा कर दिया है। क्या था कि विगत काफ़ी समय से वन विभाग की ओर से विद्युत विभाग को नोटिस आ रहे थे कि इनके कनेक्शन काट दिए जाएं, क्योंकि ये आरक्षित वन क्षेत्र के अंदर आते हैं, ये लोग अवैध रूप से वहाँ पे बैठे हुए हैं और आप लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन दिया गया है। तो हमारे यहाँ से पूर्व में जब भी उसका विद्युतीकरण हुआ, सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण जब प्रधानमंत्री के द्वारा एक घोषणा की गई थी, आपको भी याद होगा कि हर घर बिजली से जुड़ना चाहिए, उसी योजना के अंतर्गत उस क्षेत्र को विद्युतीकरण करके सप्लाई दे दी गई थी। वर्तमान में फरज का कहना है कि आपने जो है अवैध रूप से दिया है, तो उनके बार बार नोटिस आ रहे थे। तो अभी रिसेंटली मार्च 10 में उनका ये आया कि अगर आप लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम आपके खिलाफ FIR करते हैं। तो इसमें उच्च अधिकारी का निर्देश प्राप्त हुआ कि आप इनके कनेक्शन काट दो, तो उसी क्रम में काटा गया है। अभी आज ये लोग आए हैं, अभी हम उच्च अधिकारियों को बात करेंगे, जो भी डिसीजन होगा उसके हिसाब से फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिजली विभाग ने बिना पूर्व नोटिस के वहाँ के ग्रामीणों की जो है लाइट काट दी, जबकि नियम ये था कि अगर कोई समस्या थी वहाँ पर तो पहले वहाँ लोगों को सूचना दी जाती, नोटिस दिए जाते, उसके बाद जो है वहाँ पर लाइट काटनी चाहिए थी। और आज हम जानते हैं कि बिना लाइट के कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे वहाँ रह रहे हैं, पानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि परसों से वो लोग अभी यहाँ पर आए हैं, धरने पर बैठे हैं कि हमें पानी नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, विकराल समस्या है कि लाइट ना होने के बावजूद वहाँ पर जो है लोग किस तरह से संघर्ष कर रहे हैं। और आज मजबूरी में बिजली विभाग में आए हैं और SDO साहब से भी मुलाकात हुई है, उनसे कहा कि भाई आपने बिना पूर्व नोटिस के हमारी बिजली कैसे काटी, और आपको पहले सूचना दी जाएगी या नोटिस देंगे, उसके बाद जो है हम लाइट काटेंगे, जो भी अगली कार्यवाही वो करेंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की के पुहाना में स्थित ग्रीनवे स्कूल 2 में आज बहुप्रतीक्षित खेल आयोजित किया गया और 1.0 का भव्य आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में हरिद्वार क्षेत्र के 20 से 25 स्कूलों ने हिस्सा लिया। पहले दिन क्वार्टर फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए, जबकि सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। कार्यक्रम में रोमांचक प्रतियोगिताएं देखने को मिली, जिसमें लड़कियों और लड़कों के लिए रस्साकसी और एक बेहद प्रतिस्पर्धात्मक फुटबॉल मैच शामिल था। और
रुड़की के और डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार के भी स्कूल्स आए हैं और ये प्रतियोगिता आज और कल 2 दिन चलेगी। इसमें टग ऑफ वॉर और फुटबॉल है। आपने देखा हमारा ये जो इंडोर फुटबॉल कोर्ट हमने बनाया है, ये मेरे बड़े बेटे रिदम ने ही इसने सारा इनिशिएटिव लिया। जितने भी आपने कोर्ट्स देखे जो हमने आज इनॉग्रेट किए, हमें कुछ नहीं पता, हमने आज पहली बार देखा है। मोर देन पहले मैं आप सबका धन्यवाद कहना चाहता हूँ और इतने स्कूल के बच्चे आए हैं यहाँ पे खेलने के लिए और हमने एक फुटबॉल डे नाइट कोर्ट इंट्रोड्यूस किया है जिसमें जो फीफा अप्रूव्ड कोर्ट का, जिसके नीचे आप फ्लोरिंग जिसे कहते हैं, आर्टिफिशियल ग्रास लगाई गई है और इसमें हम डे नाइट मैच भी खेल सकते हैं विद लाइट्स वी आर हैविंग नाउ। ये उत्तराखंड का फर्स्ट हमने इंडोर स्टेडियम बनाया है फुटबॉल का। सो इससे क्या है, हमारे बच्चों का एक स्टेमिना बहुत इंक्रीज होगा और उनको एक्सपोजर मिलेगा। अभी हमने एक वॉलीबॉल कोर्ट डे नाइट मैच के लिए हमने उसको लॉन्च किया है। आज एक बैडमिंटन कोर्ट हमने डे नाइट ही लॉन्च किया है और फुटबॉल कोर्ट बनाया है जो आप हमने भी देखा ही होगा, जो भी आज हमने उसको लॉन्च किया है। उसमें अभी कम से कम 20 स्कूल्स आर हियर राइट नाउ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गदरपुर नगर पालिका परिषद में 11 वार्ड हैं। वह गदरपुर नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 20,000 मतदाता हैं। 1 वर्ष से नगर पालिका व नगर पंचायत का कार्यभार जिला प्रशासन के पास है। नगर पालिकाओं में अपने जनप्रतिनिधि न होने के कारण विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तो वहीं सरकार निकाय चुनाव की घोषणा करती है या नहीं, चुनाव फिर टाल दिया जाएगा या चर्चा का विषय बना हुआ है। निकाय चुनाव में देरी को लेकर पूर्व विधायक व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमानंद महाजन ने कहा कि चुनाव समय से न होने की वजह से नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। मालिक है इन ऐसे इलेक्शनों के, चाहे नगर निकाय हो, चाहे पंचायत के इलेक्शन हो, चाहे आपके सहकारी समितियों के इलेक्शन हो, इसके जो मालिक है वो सरकार के हाथ में है। सरकार हमेशा ये देखा गया कि सरकार फुर्सत में कराना चाहती है। आप फुर्सत की बात यदि इस समय वर्तमान में यदि फुर्सत की बात की जाए तो फुर्सत ही फुर्सत है, मगर उनकी इच्छा नहीं है। और हमारे मुख्यमंत्री साहब को जब से बद्रीनाथ हारे हैं तब से ये भय में जीवन यापन कर रहे थे और उस वजह से एक इलेक्शन इनको लगता है कि पंचायत भी हारेंगे, नगर निकाय में भी अच्छा रिपोर्ट नहीं था तो इसलिए इसको चाल रहे थे। अभी हाल ही में वो दबाव में सहकारी समितियों के इलेक्शन घोषित करके उसको भी पोस्टपोन कर दिया, छात्रों का इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया। इससे एकदम क्लियर कट हो जाता है कि ये सरकार अपने हार से भयभीत है। थोड़ा बहुत बूस्टर शायद अभी केदारनाथ जो बेईमानी करके जीते हैं, इससे कुछ शायद बूस्टर लेके शायद दोबारा सोचे पॉजिटिव। और जबकि होना ये चाहिए था कि जिसका अधिकार उसको देना चाहिए था। आप सारे अधिकार धीरे धीरे आप सहकारी समिति जितने भी हैं सब सरकार के लोग बैठे हुए हैं, नगर निगम सरकार के बैठे हुए हैं। सरकार पूर्ण रूप से तैयार है निकाय चुनाव को करवाने को लेकर। अब चूंकि जो विषय आया है 27% का ओबीसी के आरक्षण का, उसमें जैसा हमें पता है कि उसको लेकर अध्यादेश लाना पड़ेगा, तो उसमें कहीं कोई टेक्निकल दिक्कत ना हो, उसी की वजह से देरी अगर हुई तो होगी। और लेकिन सरकार की तरफ से कोई देरी नहीं, सरकार पूर्ण रूप से तैयार है निकाय चुनाव को लेकर। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।